यू विल बी फाइन। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा जीएस फाउंडेशन क्लास। और आज सेकंड लास्ट क्लास है पॉलिटी का, जिसपे हमारी चर्चा होगी इन 3 विषयों पर। पहला विषय है विभिन्न प्रस्ताव, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, ठीक है, यानी प्रस्तावों के प्रकार। फिर होता है सांसदों के विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स ऑफ पार्लियामेंट्रीज मेंबर। और तीसरा है विधेयकों के प्रकार, टाइप ऑफ बिल्स। तो बिल के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, बिल कैसे पास होता है, सांसदों के क्या क्या विशेषाधिकार हैं, और एक आपका हुआ अलग अलग प्रस्ताव, जैसे कट मोशन, एडजर्न मोशन, नाम सुना होगा, कंडेम्प्ट मोशन, फिर आपने सुना होगा कॉन्फिडेंस मोशन, फिर सुना होगा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ट्रस्ट मोशन जिसे कह देते हैं, नॉन ट्रस्ट मोशन। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में बात करेंगे। अटेंटिव मोशन, तो ये सारे मोशंस के बारे में बात करेंगे, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, कौन इंट्रोड्यूस करेगा, इसका आने का मकसद क्या है, दीज आर। तो सबसे पहले एक छोटा टॉपिक है जिसको हम पूरा कर लेते हैं, वो है सांसदों के विशेषाधिकार। हम सबसे पहले सांसदों के विशेषाधिकार के ऊपर बात करें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। हम बात करने जा रहे हैं इस पर, सांसदों के विशेषाधिकार, ये हमारा हाईलाइट। सांसदों के विशेषाधिकार क्या है, इसको समझिए। हमारे संसद में जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। सामान्यतः लाखों लोगों पर एक प्रतिनिधि होते हैं और वो हमारी ही आवाज होते हैं। ये अलग बात है कि वो हमारी आवाज होते नहीं है, बाद में चल करके, वो अलग है, पर हमें लोकतंत्र के थोड़े दायरे में सोचना है। तो हमारे प्रतिनिधि हैं, उन्हें बोलने की आजादी होगी, उन्हें बहस करने की आजादी होगी, अपने मत प्रकट करने की आजादी होनी चाहिए। अगर इनकी मत प्रकट करने में, विचार अभिव्यक्त करने में अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें कोई रोकता है, तो कहीं ना कहीं 10 लाख जनता की आवाज रुक जाती है। इसलिए उसे बहुत सारी चीजों के तहत कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि जनता की आवाज रोकी न जा सके, दबाई न जा सके। उन्हें ही हम सांसदों के विशेषाधिकार कहते हैं। ये लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, विधानसभा के विधायक और विधान परिषद के पार्षद, ठीक है, इन सभी को ये अधिकार मिलता है, विशेष अधिकार। दैट इज कॉल्ड द स्पेशल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें एक है सदन के भीतर बहस करने की छूट, और बहस के दौरान उन्होंने जो कुछ भी कहा उस पर संसद टिप्पणी नहीं करेगी, संसद में प्रश्नगत सवाल नहीं उठाए जाएंगे, मामला संसद में नहीं जाएगा। एक दूसरा है इनसे जुड़ी और साक्षी के रूप में हाजिर होने में छूट। यानी अगर किसी सांसद पर, सांसद यानी लोकसभा का एक एग्जाम्पल लेते हैं, पर ये चारों, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, सबके लिए है, पर हम एक लोकसभा का एग्जाम्पल लेते हैं। तो लोकसभा के जैसे सांसद हैं, सांसद पर अगर कोई क्रिमिनल केस है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है, कोर्ट में जाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। पर अगर किसी सांसद पर सिविल कोर्ट है, सॉरी सिविल केस है, यानी ये फौजदारी नहीं है, दीवानी मुकदमे हैं, तो कुछ मामलों में, कुछ समय में उन्हें न्यायालय में खुद से उपस्थित होने से छूट मिल सकती है। कहिए कैसे? तो अगर संसद का सत्र चल रहा हो, इस दरमियान अगर किसी सांसद पर दीवानी मुकदमे हैं तो उसे न्यायालय में उपस्थिति से छूट मिल जाती है, एडवोकेट, उनके प्रतिनिधि जा सकते हैं। संसद का सत्र के आरंभ से 40 दिन पहले से ही उनको यह छूट मिल जाएगी। संसद के सत्र समाप्त होने की तारीख से
अगले 40 दिन तक के लिए छूट मिलेगी। यानी ऐसे समझिए, ये संसद का सत्र, ये 40 दिन आगे, ये 40 दिन पीछे। तो संसद का सत्र मान लीजिए 20 दिन का है, मान लीजिए, और उसे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, तो 40 40 80 और 20 100, इस 100 डेज में उसे अरेस्ट करने से मुक्ति मिल जाएगी, कोर्ट में उपस्थित होने से पर्सनली मुक्ति मिल जाएगी। कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जब संसद में बहस होती है, सत्र का प्रारंभ, तो यह तय होता है कि प्रतिनिधि अपने जनता से मिलते हैं, जाते हैं अपने क्षेत्र में और लोग का मत लेते हैं, तब जाके उनकी आवाज बनते हैं संसद में। तो वो रुक जाएगा, और जो संसद में हुआ वो फिर जा करके अपने आवाम को बताएंगे क्या क्या हुआ। इसलिए उसे 40 दिन पूर्व, 40 दिन बाद तक और संसद के सत्र के दौरान, इस बीच में दीवानी मामलों में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और ऐसे ही कोर्ट में उपस्थिति से मुक्ति मिल जाती है। याद रखिएगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। सांसदों के विशेषाधिकार समिति होती है, जो सांसदों के विशेषाधिकार में अगर कोई खलल डालता है, उसका हनन होता है, तो विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो उसे देखते हैं और उचित कार्रवाई करने की नौबत आती है तो करते हैं। अब है अगला कि किसी भी संसदीय समिति के साक्ष्य, रिपोर्ट, कार्रवाई बाहर प्रकाशित नहीं कर सकते जब तक कि सदन के पटल पर न रख लिया जाए। यह भी उसका एक विशेष अधिकार और कर्तव्य भी है। ठीक है। तीसरा एक चीज है कि अगर देखा जाए कि संसद में, ठीक है, वो जो कुछ भी बोल रहे हैं तो उस पर संसद ही कार्रवाई करेगी, स्पीकर ही कार्रवाई करेगी, न न्यायालय करेगा न कोई और, टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। अब अगला पॉइंट, पार्लियामेंट के कैंपस, चार दीवारी के भीतर स्पीकर पावरफुल होता है, वो गार्जियन है। उसके भीतर किसी भी सांसदों को, मंत्रियों को अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि इजाजत स्पीकर ना दे दे, और इजाजत देने के बावजूद भी अरेस्ट नहीं कर सकते विद इन द परमिसेस, विद इन द कैंपस, और घुस भी नहीं सकते स्पीकर के परमिशन के बगैर। हां, स्पीकर अपने मार्शल के द्वारा उसे बाहर कर देगा, बोलेगा अब अरेस्ट करके ले जाओ, किसमें? फौजदारी मामलों में, क्रिमिनल केस में, ये कर सकता है। अब समझ में आ गई बात? तो ये भी ध्यान में रखिएगा। पॉइंट क्लियर? चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया। अब इससे आगे बात करें, तो इससे आगे की बात में देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो अगले पॉइंट पर आइए, देखते हैं क्या हो सकता है। तो अब हमारा जो है अगले पॉइंट के संदर्भ में उस पर नजर डालें तो जो बात बनती है, तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया आपका। अब आगे आइए, अब अगला पॉइंट बनता है आपका कि ये तो विशेषाधिकार है, तो क्या कोई और विशेषाधिकार है? तो हाँ, सदस्यों के विशेषाधिकारों का हनन या सदन के अवमानना के लिए सदन किसी बाहरी व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकता, कहने का मतलब ये है। चलिए, अब अगला स्थगन प्रस्ताव वगैरह सब, ये सब प्रस्तावों पर आइए। तो ये जो हमारा है बेटा, ये डन, ये विशेषाधिकार है, ये हो गया, इस पे अब हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रस्ताव, ये इसको मिटाइए तब तक। अब हमारा है पूरा का पूरा विभिन्न प्रस्ताव, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, ठीक है ना? तो टाइप ऑफ मोशन में मोशन, अब क्या क्या है मोशन आप भी जानते हैं, मैं कुछ नाम लिख देता हूं, ठीक है? निंदा प्रस्ताव, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, ठीक है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव,
कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, फिर विश्वास प्रस्ताव। ये सब आपका है, कुछ प्रस्ताव है जिसके ऊपर है। और काम रोको है, कटौती है, निंदा है, ध्यानाकर्षण है। फिर आपका संकल्प एक होता है, वो कभी अविश्वास प्रस्ताव होता है। याद रखिएगा, रिजोल्यूशन वह अलग चीज है। चलिए इस पर बात करें। अब आइए, ये इतने हुए, निंदा, स्थगन, काम रोको, ध्यानाकर्षण, कटौती, विश्वास, अविश्वास। आइए, ये सभी संवैधानिक हैं और ये जो है गैर संवैधानिक परंपरा है। अब इसको सुनना है गौर से, ठीक है? इसको सुनिए, गौर से सुनिए, बहुत सिंपल है, सोबर है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अपोजिशन, विपक्षी पार्टी का एक काम होता है, सत्ता पक्ष उचित काम करे, सही काम करे, उसे दिशा निर्देश ना सही तो दबाव में रखें, मोरल ऑब्लिगेशन में रखें, अच्छे कामों में समर्थन करें, गलत नीतियों की वजह से जो कोई काम हो रहा है गलत मंशा से तो उसका विरोध भी करे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति करके लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का काम विपक्ष भी करती है, ये याद रखिएगा। और हम वोट देते हैं कि तुम विपक्ष में रहो, तुम सत्ता में रहो, ये चीज है। अब आइए बात देखिए क्या। तो देखिए, सवाल जिस दायरे में होगा उस पर देखिए, निंदा प्रस्ताव। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में सरकार की निंदा के लिए निंदा प्रस्ताव, कंडेम्ड मोशन लाया जा सकता है, लाया जाता है। लाने का काम विपक्ष, अपोजिशन करेगी। इसे सरकार के खिलाफ लाया जाएगा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, विपक्ष के द्वारा ही लाया जाएगा, सरकार के खिलाफ ही होगा, सरकार की इसमें निंदा की जाएगी, लंबी चौड़ी बहस होगी, पर इस पर वोटिंग नहीं होगी, फेवर या इन फेवर में वोटिंग नहीं होगी, ये याद रखिएगा। बट देयर इज नो वोटिंग, ये मेरा कहने का मतलब। अब आइए, स्थगन प्रस्ताव। अब हमारे पास क्या है? स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव होता है एडजर्न मोशन। एडजर्न मोशन क्या मतलब? तो एडजर्न मोशन का मतलब है कि अगर कोई सत्र चल रहा है तो सत्र के बीच में अगर उसे रोकना हो, स्थगित करना हो, एडजर्न, तो उसको एडजर्न मोशन के थ्रू करेंगे। एडजर्न मोशन केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर ही इशू करते हैं, लाते हैं, पर वो राष्ट्रपति या गवर्नर की तरफ से लाने का काम उस सभा के सभापति या अध्यक्ष महोदय करेंगे। लोकसभा का है तो स्पीकर करेंगे, राज्यसभा का है तो सभापति करेंगे, ऐसे ही विधान परिषद और विधायिका में होगा। तो ये चीज, तो ये क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा सदन की कार्रवाई को रोकने के लिए, स्थगित करने के लिए, एडजर्न मोशन। एक पॉइंट क्लियर। अब आइए, काम रोको प्रस्ताव। विपक्ष को अगर लगता है कि सरकार जो काम कर रही है उसमें सहयोग देना उचित नहीं है, गलत कानून बन रहा है, तो ये सदन में काम करने से मना कर देगी कि हम काम नहीं करेंगे। एक अपोजिशन का भी काम क्या है? जो सत्ता पक्ष का काम है उसी जैसा है,
बहस करना, मतदान करना, हम बहस नहीं करेंगे, उठ के चल देंगे, दैट। तो इसको कहते हैं काम रोको प्रस्ताव। ये विपक्ष ही लाएगी, सरकार के खिलाफ लाएगी, किसी कानून विशेष या सरकार की संसद के भीतर कोई नीतियों के विरोध में लाएगी। इस पे मतदान नहीं होगा। अब आइए, काम रोको प्रस्ताव, ये तीनों तरीके और निंदा प्रस्ताव दो, इन दोनों तरीके से सरकार पर नियंत्रण रखने की कोशिश होती है। अब है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। सरकार बहुत सारे काम करती है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अटेंटिव मोशन। सरकार बहुत तरह के काम करती है, पर उस काम के दरमियान क्या होता है कि बहुत सारे काम छूट जाते, नजर पे नहीं चढ़ते, सरकार का ध्यान नहीं जाता। तो हम उसके ध्यान को केंद्रित करवाना चाहते हैं कि आपका ये काम है, इसको करिए। ध्यान, अटेंटिव मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विपक्ष लाएगी, किसी भी सदन में ला सकता है, सरकार के लिए लाएगी, सरकार को इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान दिलाएगी, उसका ध्यान आकर्षित करेगी कि इधर आपका काम अधूरा है। जैसे कभी प्रस्ताव लाएंगे, कहेंगे कि लद्दाख में ये इतनी जमीन चीन ने कैसे ले ली, अरुणाचल प्रदेश में इतनी जमीन कैसे ले ली, नक्सलियों ने 10 गांव के इतने सारे लोगों को नक्सली बना दिए, सरकार क्या कर रही थी। तो ये सब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होते हैं। इन सब के माध्यम से विपक्ष नियंत्रण रखने की कोशिश करता है सरकार पर। अब ध्यानाकर्षण के बाद है कटौती प्रस्ताव। बेटा, प्रत्येक वर्ष एक बार एनुअल बजट आता है जो केंद्र सरकार लाती है, पर उस बजट में अगर आम जनता पर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया है, रेवेन्यू का बर्डन, टैक्स का बर्डन, कोई चीज महंगी हो रही है, तो इसका मतलब है कि बजट बढ़ गया है, महंगी हो रही है, तो सरकार को विपक्ष दबाव में लेगी और कहेगी कि इसमें कमी करिए, बजट को कम करिए, जनता पर से टैक्स को हटाइए, पैसे कम करिए। सरकार अगर मान जाती है तो ठीक है, नहीं मानती और विपक्ष अड़ जाती है तो कभी कभी सांकेतिक रूप से विपक्ष का मान रखने के लिए टोटल बजट अमाउंट में 1 रुपया कम कर देते हैं। अगर बजट 10,000 करोड़ रुपए का है तो उसमें क्या करेंगे, 9,999 करोड़, और इस तरह से 1 रुपए की कटौती कर देंगे। इसको कहते हैं कट मोशन, कटौती प्रस्ताव। लेकिन इसके लिए कब, जब हम देखते हैं विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी कट मोशन, कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं बजट के खिलाफ। प्रेशर होगा, इस पर लंबी बहस होगी और बहस के अंत में जिस सदन में लाया गया है वहां वोटिंग होगी, और अगर कटौती प्रस्ताव विपक्ष लाई है और उसको अगर प्लस बहुमत मिल गया सदन का, अगर राज्यसभा में ऐसा हुआ तो सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और अगर यही चीजें लोकसभा में आई है और लोकसभा में कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत मिल गया, तो इसका मतलब है सरकार माइनॉरिटी में है, अल्पमत में है, देन एंड देयर सरकार इस्तीफा देगी। आज तक कई कट मोशन आए, लंबी बहस हुई, राज्यसभा में तो वोटिंग नहीं होती, लोकसभा में वोटिंग होती है, पर सरकार आज तक नहीं गिरी है। बजट चूंकि एक ही बार आता है साल में, तो एक ही बार कट मोशन आ गया, चाहे राज्यसभा में लाए चाहे लोकसभा में लाए, किसी एक में एक ही बार आएगा। इससे सरकार आज तक नहीं गिरी है, पर सरकार पे नियंत्रण रखा जाता है। इसको कहते हैं कट मोशन। अब आइए, ये आपका हो चुका, ये आपका हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। अब आपके पास है बेटा अविश्वास प्रस्ताव, उस पर बात करते हैं। जरा गौर से सुनिए। अविश्वास प्रस्ताव को नॉन कॉन्फिडेंस मोशन या नॉन ट्रस्ट मोशन कहते हैं। इसमें हमारा संविधान के तहत कहता है कि अगर विपक्ष को लगता है सरकार को, ठीक है, सरकार को सदन का, लोकसभा का बहुमत नहीं प्राप्त है, माइनॉरिटी में आ गई है, अगर ऐसा लगता है
तो विपक्ष कहे कि आप विश्वास प्रस्ताव लेकर आइए, अपना कॉन्फिडेंस मोशन, अपने सदन में बहुमत साबित करिए, प्रूव द मेजोरिटी ऑफ द हाउस। अगर सरकार नहीं लाती और विपक्ष को लगता है कि वो लाएगी, सरकार गिरा सकती है, कोशिश करे या दबाव बनाएगी तो ला सकती है। तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाती है, सरकार के खिलाफ लाती है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में और राज्यों में विधानसभा में आती है, क्योंकि सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, चाहे केंद्र की और राज्य की राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो सरकार को लोकसभा का सामान्य बहुमत प्राप्त होना चाहिए, 50% प्लस उपस्थित सदस्यों का उनके पक्ष में होना चाहिए सरकार चलाने के लिए। तो विपक्ष लाएगी, 14 दिन की पूर्व सूचना देकर लाएगी, लंबी बहस होगी और फिर वोटिंग होगा। लोकसभा में लाएगी, सरकार के खिलाफ लाएगी, विपक्ष लाएगी, 14 दिन की पूर्व सूचना देकर लाएगी, लंबी बहस होगी और सदन में उपस्थित सदन के सदस्य ही मतदान करेंगे। अगर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोटिंग हो गई 50 प्लस, तो सरकार इस्तीफा देगी देन एंड देयर स्पीकर के सामने और राष्ट्रपति को बोलेगी कि संसद को भंग कर दीजिए। अब राष्ट्रपति को लगेगा कि भंग के जगह अगर विपक्ष के पास ताकत है तो वो सरकार बना ले, और अगर समर्थन में वोट नहीं हुआ, सरकार को ज्यादा वोट मिला, तो सरकार को सदन का विश्वास प्राप्त है, ये माना गया, और सरकार अगले 6 मंथ के लिए रन कर जाएगी, 6 महीने तक, अगले 6 मंथ, अगले 180 दिन तक अब दूसरा कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। इसीलिए आपसे एक सवाल करता है, 2 अविश्वास प्रस्तावों के बीच न्यूनतम समय की दूरी क्या होती है? 180 दिन होती है। ये 180 दिन पर ध्यान होना चाहिए, ना कि 6 महीने पर। ठीक है, वो 6 महीने, लेकिन 180 दिन ही प्रायोरिटी है। ठीक है, अब से लेके जितना पढ़े वो सब संविधान में रेफरेंस है, जिक्र है। अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन, ट्रस्ट मोशन, ये परंपरा से चली आ रही है, संविधान में इसका जिक्र नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि भविष्य में मेरा बहुमत कम हो सकता है, सदन में सरकार चलाने में दिक्कत आएगी, माइनॉरिटी में आ सकता हूं, और उसे डर लगता है कि अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गई तो क्या, तो वो चाहती है, अगर सरकार पर थोड़ा भी दबाव आता है तो तुरंत कहती है कि मैं विश्वास प्रस्ताव ले आता हूं, क्योंकि भविष्य में इसके सदस्य कुछ बिछड़ सकते हैं, तो होता है कि अभी ले आए। तो याद रखिए, विपक्ष के दबाव पर सत्ता पक्ष, यानी प्रधानमंत्री चीफ है, अपना सदन में, लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए, ताकि सरकार चले, वह विश्वास प्रस्ताव लाती है, सदन के पटल पर रखते हैं, लोकसभा में ही मात्र आती है, और लंबी बहस के बाद जो सदस्य हैं वही उस पर क्या करेंगे? मतदान करेंगे। मतदान अगर पक्ष में हो गया तो सत्ता पक्ष में हो गया, तो सत्ता चलती रहेगी। अगर मतदान विपक्ष को ज्यादा समर्थन मिल गया, खिलाफ चला गया, तो सरकार इस्तीफा देगी, लोकसभा के स्पीकर को भंग करने की सिफारिश करेगी। ये अब अगर पक्ष में आ गया तो फिर आगे सरकार चलेगी। लेकिन अब आपसे सवाल पूछेगा कि 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच न्यूनतम समय की दूरी क्या है? 180 दिन। बिल्कुल सही सवाल। 2 विश्वास प्रस्तावों के बीच समय की न्यूनतम दूरी क्या है? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ टाइम बिटवीन 2 ट्रस्ट मोशन टू ब्रिंग इन द लोकसभा? तो 4 ऑप्शन होंगे, 180 दिन, 6 महीना, डैश डैश, और एक होगा नन ऑफ दिस, एक होगा इन्फिनाइट, कुछ भी नन ऑफ दिस, यानी इन्फिनाइट। यानी क्या? संविधान में तो इसका प्रसंग ही नहीं है, तो संविधान में तो दिया नहीं है, गैर संवैधानिक मैंने लिखा है, परंपरा है, तो अनिश्चित है। 2 महीने के बाद भी विश्वास प्रस्ताव फिर लाया जा सकता है।
6 महीने के भीतर 3 बार विश्वास प्रस्ताव मुलायम सिंह लाए थे एक जमाने में यूपी में। तो ये याद रखना, ये हॉट क्वेश्चन होता है। तो आपका मोशंस फ्री हो गया, मोशन सारे हो गए। अब हमारा काम है टाइप ऑफ बिल पे डिस्कस करना। टाइप ऑफ बिल, टाइप्स ऑफ बिल मतलब कि विधेयकों के प्रकार। अब समझिए, पहले तो ये जान ले, एक शब्द है बेटा प्रस्ताव, जिसको हम लोग प्रपोजल कहते हैं। दूसरा शब्द है हमारा विधेयक, जिसे हम बिल कहते हैं। तीसरा शब्द है हमारे पास अधिनियम, जिसे हम एक्ट कहते हैं या लॉ। ये तीन शब्द, ठीक है। यहां से यहां गुजरने के लिए बीच में है स्पीकर या गार्जियन ऑफ द हाउस। फिर यहां से यहां के बीच में जो है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ ए स्टेट। बेटा जरा गौर फरमाइए, विधेयक के प्रकार में देखते हैं, प्रकार तो बाद में करेंगे, पर विधेयक कैसे बनाई इस पे बात हो रही है विधेयक की। तो देखिए, एक होता है प्रस्ताव, एक होता है विधेयक, एक होता है अधिनियम। प्रपोजल, बिल, एक्ट या लॉ। कोई भी प्रस्ताव विधेयक बनता है तो स्पीकर की कृपा से, स्पीकर के हस्ताक्षर और मुहर से, जिसको हम गार्जियन ऑफ द हाउस कहते हैं, ठीक है। तो गार्जियन ऑफ द हाउस, राज्यसभा में गार्जियन ऑफ द हाउस को सभापति कहते हैं, चेयरमैन। लोकसभा में स्पीकर कहते हैं, विधानसभा में स्पीकर कहते हैं, विधान परिषद में चेयरमैन कहते हैं। तो गार्जियन ऑफ द हाउस, उस सभा का अध्यक्ष कौन है? सभापति को। और विधेयक से फिर अधिनियम बनने के लिए फिर हमें जरूरत पड़ती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर। और ऐसे ही गवर्नर के, स्टेट के, राज्य के गवर्नर के हस्ताक्षर और मुहर, ठीक है। यानी किसके हस्ताक्षर मुहर चाहिए? स्पीकर और गार्जियन ऑफ द हाउस के हस्ताक्षर एवं मुहर, ठीक। ऐसे ही इनके हस्ताक्षर एवं मुहर। क्या मतलब? तो मतलब समझिए, जब कोई भी प्रस्ताव कोई मंत्रीगण या पार्लियामेंट के कोई भी मेंबर, एग्जाम्पल हम लोकसभा से लेते हैं, किसी में भी एग्जाम्पल ले लीजिए, इक्वलाइज है। लोकसभा का कोई सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सत्ता पक्ष में सामान्य हो या मंत्री ही क्यों ना हो, जो कोई भी प्रस्ताव लाता है कि इस पे हम विचार करना चाहते हैं, प्रपोजल, तो वो स्पीकर के पास, हाउस गार्जियन जो है, हाउस ऑफ गार्जियन के पास आता है और गार्जियन उसको देखेगा, ठीक है। जैसे ओम बिरला जी हमारे हैं, उनके पास आएगा, उन्होंने देखा, उनको लगता है कि ये प्रस्ताव
डिस्कसेबल है, यानी विचारणीय है, डिस्कस किया जा सकता है या नहीं। अगर नहीं तो रिजेक्ट। ये प्रस्ताव प्रस्ताव रह गया और खत्म भी हो गया। अगर मान लीजिए उनको लगता है इट इज डिस्कसेबल, ये विचारणीय है, सांसद लोग डिस्कस करेंगे, तो वो उस पर अपना साइन मारेंगे। ओम बिरला एज ए स्पीकर गार्जियन साइन मारेंगे और एक मुहर लगाएंगे लोकसभा का। अब ध्यान से सुनेंगे, ये प्रस्ताव उस हाउस के जिस हाउस में लाया गया, स्पीकर के हस्ताक्षर और मुहर लगते ही बिल विधेयक बन चुका है। ठीक है, अब आइए, अब ये विधेयक पर लंबी चौड़ी बहस होती है। बहस 3 लेवल पर हो सकती है, 3 स्टेज हो सकती है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज है, ये प्रस्ताव जैसे ही बिल बन गया तो ये बिल को नंबर ऑफ कॉपीज बना के सभी सांसदों को वितरित कर दिए जाते हैं। सांसद उसे पढ़ लेते हैं। उनका पढ़ लेना फर्स्ट स्पीच, पहला वाचन हो गया, फर्स्ट डिस्कशन हो गया। सबको ओके है तो पास करो, ठीक है, नहीं तो दूसरा होगा, बहस होगी, तो बहस होना है, ये दूसरा है। फिर भी दिक्कत होती है तो प्रारूप समिति को दिया जाता है, प्राकलन समिति को दिया जाता है। वो असेसमेंट करती है क्या कमियां क्या नहीं है, उसको सुधार करती है। सदन के सदस्यों ने कुछ सुझाव दिए हैं जोड़ने का, हटाने का, तो वो करेगी, फिर वो आएगा। आने के बाद फिर जब सब कुछ ओके है तो वोटिंग करके या ध्वनि मत से पारित कर देंगे। याद रखिए, इस बार ध्वनि मत से मेज थपथपाने की परिपाटी को बंद कर दिया गया कोरोना की वजह से, मानसून सत्र में, क्योंकि कोई चीज छूना उना नहीं है। तो ध्वनि मत का मतलब इस बार ताली हुआ, ताली बजा के विधेयक को पास करना, ध्वनि मत से पास करना इस बार के लिए। वरना मेज थपथपा के ध्वनि मत साउंड वोटिंग होती थी, इस बार चेंज हुआ है, पर थीम वही है। तो बेटा 3 वाचन होने पर कोई भी विधेयक जो है लोकसभा राज्यसभा सबसे पास हो जाती है। तो जब लोकसभा राज्यसभा उसे पारित कर देती है तब ये राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उसे अपने हस्ताक्षर और मुहर करके अब उसे एक्ट, कानून बना देती है। और फिर वो मिनिस्ट्री में सर्कुलर आ जाता है, नोटिफिकेशन, और वो सर्कुलर फिर अपनी अपनी मिनिस्ट्री अपने अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी को देती है और वो उस डिपार्टमेंट में उसे लागू करवाने का ऑर्डर देता है। तो प्रस्ताव जो सदन में आता है वह प्रस्ताव विधेयक बनने से पहले, विधेयक बनने के लिए शर्त है स्पीकर यानी गार्जियन ऑफ द हाउस के हस्ताक्षर और मुहर लगेंगे तो वो बिल बन जाएगा। बिल बहस होगी, 3 वाचन हो सकता है, उसके बाद पास कर देगा लोकसभा राज्यसभा, तो अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जो है उस पर हस्ताक्षर मुहर कर देंगे तो ये अब अधिनियम, अब ये विधेयक क्या हो गया, अधिनियम बन जाएगा। ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो अब तो समझ गए। अब आइए, तो ये समझ गए कि कैसे जाता है। राष्ट्रपति को किसी बिल पर लगता है कि ये नहीं तो पुनर्विचार के लिए, रिव्यू के लिए भेज सकती है। अगर एज इट इज या दोबारा वापस कर दिया तो याद रखिएगा उसे हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, एक ही बार रिव्यू के लिए भेज सकती है। तो प्रस्ताव, विधेयक, अधिनियम, अब ये तो हम समझ गए। अब आइए, प्रस्ताव जो है 2 प्रकार के होते हैं, उस पे बात। प्रस्ताव 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसी प्रस्ताव को लोग विधेयक भी कह देते हैं, क्योंकि अब विधेयक पारित हो गए तो अब इसको हम यहां पर उठा के लाएंगे। तो विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं सरकारी यानी गवर्नमेंट बिल, गवर्नमेंट बिल, सरकारी विधेयक। दूसरे को कहते हैं गैर सरकारी यानी नॉन गॉफ्ट बिल। सरकारी विधेयक, गैर सरकारी, बहुत सिंपल एंड सोबर है। जिस प्रस्ताव को सदन का कोई मंत्री लेके आया, मंत्री यानी सरकार, मिनिस्टर यानी गवर्नमेंट,
तो अगर कोई मंत्री ने इंट्रोड्यूस किया है कोई प्रपोजल और वो बिल बन गया है तो उसे क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट बिल। और मंत्री को छोड़ के कोई भी संसद के सदस्य, सांसद, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, अगर वो सांसद मात्र हैं और वो बिल ले आए, मैंने प्रपोजल, और वो बिल बन गया, तो क्या हो गया? नॉन गवर्नमेंट बिल। तो बिल दो प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट बिल। समझ में आ गई बात? अब आइए, तो सरकारी और गैर सरकारी हो गया। अब इसको हम और तरीके से बात, अब इसको भी हटा दीजिए, अब अगले तरीके आइए। तो बिल्स के जो हैं, एक तो ये देखा सरकारी गैर सरकारी। अब हमें देखना है साधारण और असाधारण। साधारण विधेयक और विशेष। ध्यान दें, साधारण विधेयक, तो साधारण विधेयक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी बिल। साधारण विधेयक मतलब ऑर्डिनरी बिल, एक। दूसरा एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, जिसको क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ऐसा कोई बिल आया है जिसमें संविधान में संशोधन करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये भी हो गया। तीसरा क्या होता है? वित्त विधेयक, फिनेंस बिल। तो ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और फिनेंस बिल, अगर वित्त से जुड़ा मामला है तो ये देखा आपने। अब आइए विशेष। विशेष में आता है धन विधेयक। इसी को हम लोग मनी बिल कहते हैं, मनी बिल, धन विधेयक। और धन विधेयक को अर्जेंट भी कहा जाता है, इसे अर्जेंट बिल यानी जरूरी है, अर्जेंट बिल। अब धन विधेयक की परिभाषा क्या है? 110 और 109 के तहत हमने बताया है। धन विधेयक, ऐसा कोई भी वित्त विधेयक जिसमें संचित निधि से धन निकालने, जमा करने, राष्ट्रपति के कंसोलिडेटेड फंड से धन निकालने, जमा करने, किसी टैक्स को लगाने, टैक्स को हटाने, कम करने, बढ़ाने से जुड़ा हो, यानी कंसोलिडेटेड फंड से जुड़ा हो, टैक्स के घटाने बढ़ाने, टैक्स रिलेटेड हो, या कंटीजेंसी फंड ऑफ द प्रेसिडेंट हो, इनमें से कोई भी एक हो या सभी हो। अगर इस तरह के कोई फिनेंस बिल है तो उसे स्पीकर क्या कर देंगे? मनी बिल बना देंगे। और मनी बिल का मतलब हो गया अर्जेंट। अब वो अर्जेंट बिल हो गया। और अर्जेंट बिल तो आपको मालूम है, यानी धन विधेयक, ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा और राज्यसभा में जाएगा, पर राज्यसभा विद इन द 14 डेज, 14 दिन के भीतर उसे सलाह मशविरा के साथ भेजना होगा। सलाह मशविरा लोकसभा तय करती है माने या ना माने, और अगर नहीं भेजेगा 14 दिन के भीतर तो मान लिया जाएगा कि तुमने पास कर दिया। तो सारा खेल लोकसभा का है। और कोई भी वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने का एकमात्र अधिकार लोकसभा के स्पीकर को है और किसी को नहीं। और धन विधेयक ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? अर्जेंट बिल। और किस लिए? तो धन विधेयक पे राष्ट्रपति पूर्व ही हस्ताक्षर और मुहर लगाते हैं, फिर वित्त मंत्री राष्ट्रपति की तरफ से लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए वो राष्ट्रपति ने पहले ही ओके कर दिया, यह अर्जेंट है, पास करो और धन निकालो या जो भी करो। बाकी जो बिल हैं इनको हम जो है प्रॉपर वे से करते हैं। पहले ये लोकसभा राज्यसभा में आएगा, संसद में, फिर पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा मुहर और हस्ताक्षर के लिए, कानून बनने के लिए। लेकिन धन विधेयक राष्ट्रपति की तरफ से ही आएगा, तो यहां जब पास कर देंगे तो दोबारा राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा और वो डायरेक्टली लागू हो जाएगा
लोकसभा राज्यसभा के पास करते ही इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये मनी बिल है। तो मनी बिल समझ गए, साधारण कोई भी हो, शादी विवाह, ये बहुत सारे बिल होते हैं। संविधान में संशोधन से रिलेटेड वित्त विधेयक, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इट इज ओवर। तो ये तो आप समझ गए। कल हम आगे की बात करेंगे, शत्र अवसान, शत्र का बुलाना, ये सब चीजें जो छोटी छोटी टिपिकल चीजें उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए कल के लिए आगे बढ़ते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।